नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी के इस अंक में। आज हम बातचीत करेंगे कि ये कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म ये क्या है? क्या ये वाकई एक इनविजिबल सिस्टम है जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज में कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है? और इसका एक खामियाजा ये होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और ज्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं। हमने देखा कि कोविड के बाद से पूरी दुनिया में के शेप रिकवरी की बात बहुत ज्यादा हुई है। यानी कि जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हुए और जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। यानी टोटल वेल्थ कंसंट्रेट होती गई। ये भारत में भी हुआ है और अमेरिका में तो चल ही रहा है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 2-3% लोग ज्यादातर वेल्थ को ओन करते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन है क्या, कैसे ये काम करता है, इस पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है। उस किताब पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे प्रिय मित्र रजा खान के साथ। तो ये धांसू किताब लेके आए रजा खान जी। पहले थोड़ा बुक के बारे में बताइए क्या है, फिर हम लोग चर्चा शुरू करें। ये खतरनाक तो किताब आप लेके आए हैं। नहीं नीरज जी, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक किताब है, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म। ये जॉर्ज मोनोवेट एंड पीटर हचिसन, सो जॉर्ज एंड पीटर साहब ने जो बुक लिखी है, दिमाग घूम जाता है पढ़ करके। क्योंकि इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जैसे आप ये देखिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे यूएस की इकोनॉमी है, उसी को लेकर के ज्यादा बोला गया यहाँ पे। तो आप जनरली क्या मान के चलते हैं कि भाई कंपटीशन बढ़ता है कैपिटलिज्म में, एफिशिएंसी बढ़ती है, मार्केट डिसाइड्स हु विल सक्सीड एंड हु विल फेल। सो जनरली ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड एक और चीज ये होती है कि एफिशिएंसी बढ़ती है तो वेल्थ क्रिएट होता है, लोगों के पास वेल्थ आता है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोग रिच बनते हैं, पैसे हम्म, कमाते हैं। और सरकार जो होती है, जनरली ये फिलॉसफी रहती है कि सरकार का वो बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई मिनिमम गवर्नेंस, यानी मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम्म, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट, फ्री लेबर, रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम होने चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए। तो ये हम्म, जो बुक है नीरज जी, इसने बहुत ही शानदार तरीके से ये बताया गया है इस किताब में, जो ऑथर लिखते हैं, कि ये इन अ वे हम्म, रिफॉर्म या न्यू लिबरलिज्म, जिसे हम लिबरलिज्म बोलते हैं, रिफॉर्म बोलते हैं हम, बोले कि एक तरह का प्रोपागेंडा था जो कि 1940 के आसपास में चालू हुआ। और इस प्रोपागेंडा के चलते, यानी इन्होंने प्रॉपर वर्ड यूज किए हैं इसके लिए कि ये पीआर एक्सरसाइज है, पूरा पीआर है, पूरा प्रोपागेंडा है। और इसके चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो बात की गई थी, तो आपने हम्म, जिस चीज को बिल्कुल टच किया, आपने उस पॉइंट को रेज किया अभी, वो बिल्कुल इसमें फैक्ट के साथ, डेटा के साथ बताया गया है हम्म, कि जो रिच क्लास है हैज केप्ट ऑन बिकमिंग रिचर, मिडिल क्लास तो बीच में टैक्स दे के मारा जाता है, और लोअर कास्ट जो उससे नीचे का और मिडिल क्लास जो है, दे केप्ट ऑन बिकमिंग पुअरर। सो दैट हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके लिए आप जनरली बात करते हैं कि फ्री मार्केट, टैक्स रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ऑल दोज रिफॉर्म्स, दोज आर बेसिकली प्रोपागेंडा एंड नथिंग एल्स, एंड दिस हैज बीन प्रूवन थ्रू डेटा इन द हम्म। लास्ट 40 50 60 years। ये दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस बुक। और ये दिमाग घूम जाता है सुन करके आपको तो, बट यहाँ एग्जाम्पल के साथ में प्रूफ किया गया है। माय गॉड। अच्छा, ये टाइम एंड अगेन, मतलब अगर 1940 में ये एजेंडा आया था तो 1940 से टिल डेट आप देखो तो हुआ तो एक्चुअली वही है। नीरज जी, डेटा है पूरा। मैं आपको फेसबुक के रिव्यू के टाइम पे आप सवाल पूछे, लेकिन मैं आपको डेटा के साथ में पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। ओके, तो चलिए जी। पहले तो तो समझाइए फ्री मार्केट क्या है। फ्री मार्केट में नीरज जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया कि हमारी बात वही होती है ना कि भाई गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए। हम्म, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ टैक्स कम करने के लिए चाहिए, रेगुलेशन कम करने के लिए चाहिए, लेबर लॉज और जो ये होता है ना कि जिससे कि यूनियन बाजी हो रही है, यूनियन बन रहे हैं, उनको कम करने के लिए चाहिए। फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए, जो जनरली हम लोगों को बोला गया है, और हम जनरली उस चीज पे बिलीव भी करते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके हैं। हम तो उस इकोनॉमी में बिलीव करते हैं कि हाँ, देयर शुड बी मोर, देयर शुड बी लेस रेगुलेशंस, लेस टैक्सेस, एंड जो गवर्नमेंट का रोल हो बिल्कुल कम होना चाहिए। और दूसरी एक चीज ये होती है कि जो सोशल स्पेंडिंग होती है, सोशल प्रोग्राम जो होते हैं, उनमें पैसे ज्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, हम्म, सब्सिडी कम होनी चाहिए। ये सब चीजों पे जनरली हम बिलीव करते आ रहे हैं, और रिफॉर्म, इसी को ही रिफॉर्म माना गया है। हम्म,
इस किताब में उसकी बिल्कुल उन्होंने पूरा का पूरा पलट दिया है और बोला है कि जो पिछले ये जो इसकी कैपिटलिज्म की बात हो रही है, तो इसमें ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। उसमें अपने अगले चैप्टर में जाते हैं, जो फेयरी टेल ऑफ कैपिटलिज्म है, वहां पे इन्होंने बताया कि हाउ कैपिटलिज्म टुक शेप। तो इसमें ऑथर ने एक मेंशन किया हुआ एग्जांपल के साथ में कि 1420 के आसपास पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने अफ्रीका में एक जगह होती थी मडेरा, तो मडेरा को कैप्चर किया था। वहां पे अपनी कॉलोनी बनाई उन्होंने, पेड़ काट करके उन्होंने शिप बिल्डिंग चालू की। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में 20-30 सालों में जब शिप बिल्डिंग के लिए जब उनके थोड़ा लकड़ी लकड़ी कम हो गए, तो उन्होंने शुगर इंडस्ट्री लगाई वहां पे। शुगर इंडस्ट्री में भी आपको क्या होता है कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने पेड़ और काटने चालू किए। एट वन पॉइंट इन टाइम नीरज जी, वो जो जगह है, वो शुगर वहां पे 80% जो होता था, वहां पे शुगर प्रोडक्शन होता था पूरा। और वो एट वन पॉइंट इन टाइम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शुगर बन गया था फॉर द वर्ल्ड। मडेरा का जो शुगर का प्रोडक्शन था वहां पे, फिर पेड़ कटते रहे, शुगर बनता रहा। एक टाइम ये आया कि वहां पे बिकॉज लकड़ी की शॉर्टेज हो गई, एनर्जी की, यानी जो लकड़ी जला करके शुगर बनाते थे वो शॉर्टेज हो गई, तो प्रोडक्शन ही बंद हो गया शुगर का। जैसे बंद हुआ, तो पोर्चुगीज ने बोला चलो ठीक है, इस जगह की थी यूटिलिटी खत्म। तो ऑथर ने यहाँ पे एक वर्ड बताया, उसमें बोला कि भाई बूम, बस्ट एंड क्विट। बूम आया, हमने उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को, खूब शुगर बनाया, खूब प्रोडक्शन किया। उसके बाद में प्रोडक्शन नीचे घुस गया, क्योंकि आपके पूरे रॉ मटेरियल महंगे हो गए, पेड़ खत्म हो गए, आपने पूरे काट के तहस नहस कर दिए, इकोलॉजी बर्बाद कर दिया। तो बोले जैसे बस्ट आया, यहां से निकलो, क्विट। बोले कि दिस इज द फिलोसफी विच हैज बीन रनिंग थ्रू द कॉलोनियल लूटिंग। सो ऑथर का ये कहना है कि दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, फ्री एंटरप्राइज। बोले कि ये जो चल रहा है, ये बिल्कुल कॉलोनियल लूटिंग के हिसाब से चल रहा है। ये कॉलोनियल पावर से, देखिए पोर्चुगीज जो थे वो भी उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई थी, स्पेन वाले आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, उसके बाद में यूएस यूके वाले आए, उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई। तो इसमें बुक में उन्होंने ये कहा है कि ये कॉलोनी वाले जितने भी हैं, इनका मेन पर्पस हैज बीन लूटिंग। और एक तो इसमें बहुत उन्होंने एक और चीज बताई है नीरज जी, कि मैं तो पढ़ा तो जब मैं तो हिल गया था। इंग्लैंड ने जो इंडिया से जो पैसे लेकर के लूट करके लेके गए थे, उसमें डेटा के हिसाब से मेंशन किया हुआ है कि दैट मनी, जो सोने की चिड़िया होती थी, भारत से जो पैसे निकाल करके ये अपने जो गोरे लेकर गए थे, अगर उसको आज की करेंसी में मेंशन किया जाए, तो नंबर विच इज मेंशन्ड इज 45 ट्रिलियन यूएसडी। 45 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा, ट्रिलियन डॉलर का वहां से, अपना ये मान के चलिए कि उस पैसे का यहाँ से पलायन हुआ है इंडिया से। माय गॉड। जी हाँ। तो बोले कि ये पूरी की पूरी जो कैपिटलिज्म वाली थ्योरी है, ये पूरी बेस्ड ऑन कॉलोनियल लूटिंग है, कि भाई किसी भी जगह को निचोड़ दो, लूट लो, उसका चलो निकल लो वहां से। तो जैसे हम अगले चैप्टर पे आते हैं, द राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि ये जो कॉइन हुआ है, जो टर्म इन 1938 में हुआ, तो ये एक ऑथर थे वहां पे, फ्रेडरिक हाइक नाम के, उन्होंने 1944 में एक बुक लिखी थी, रोड टू सर्फडम। तो इसमें उन्होंने जनरली पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ था कि भाई वेलफेयर स्टेट स्टेट ये सब जो होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वेलफेयर स्टेट जनरली लीड्स इनटू ऑटोक्रेसी, जो हिटलर और स्टालिन जो उन्होंने किया, तो वेलफेयर स्टेट विल रिजल्ट इनटू दैट। तो ये नहीं होना चाहिए, फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। पहले ऑथर मोनोपोली के अगेंस्ट में बात करते थे। इन्हीं ऑथर की आगे मैं बात बताऊंगा, तो पहले मोनोपोली के अगेंस्ट में बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इनकी जो राइटिंग हुई, जितनी भी बुक आई, उसमें फिर मोनोपोली को सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि दैट फिलोसफी वाज सपोर्टिंग कैपिटलिज्म एंड फ्री एंटरप्राइज एंड फ्री मार्केट। तो इन्होंने उसको सपोर्ट करना चालू किया। उसी बीच में दूसरा क्या हुआ नीरज जी, एक लुडविन वॉन मिसेस करके एक ऑथर थे, उन्होंने बुक लिखी, ब्यूरोक्रेसी। नाउ उसमें भी उन्होंने इस चीज को लिखा कि यार फ्री एंटरप्राइज, फ्री मार्केट, फ्री लेबर, टैक्स रेट कम, मोर रिफॉर्म्स, मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, एंड लो सोशल स्पेंडिंग बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंसी। ये थियरी उन्होंने प्रोपगेट की। तो ये 1940 से 50 वाले पीरियड में क्या हुआ, जो दोनों ऑथर थे, ये बुक थोड़ी सी फेमस हुई। अब जैसे ये बुक फेमस हुई, तो जितने भी रिच एंड पावरफुल थे, उन्होंने इस बुक को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने उसको लेके सर्कुलेशन चालू की। तो होता है ना कि जैसे कोई बुक फेमस हो गई,
किसी को अच्छी लगी, आपका एजेंडा है उस बुक में, तो आप उस बुक को खरीद करके डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे, उस पे डिबेट चालू करेंगे, मीडिया में प्रोपेगेंडा होगा थोड़ा-सा, नए-नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे जहाँ पे व्हाइट पेपर आएँगे, ये उन्होंने चालू किया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस समय आपको याद होगा कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, रीडर्स डाइजेस्ट नाम की बुक बड़ी फेमस होती थी एक, बहुत ही यस, फेमस थी। बहुत तगड़ा यस। सर्कुलेशन था, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होता था। नीरज जी, ये रीडर्स डाइजेस्ट के जो फाउंडर थे, वो डेविड वॉलेस नाम था उनका। उन्होंने इस बुक की 1 मिलियन कॉपी छपवाई और अपने एम्प्लॉइज को और कॉर्पोरेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 1 जनरल मिलियन कॉपीज। 1 मिलियन कॉपी, और ये बात हो रही है 1940-1945 की। जनरल मोटर्स ने ये बुक पूरी की पूरी छपवाई, फिर से रिप्रिंट करवाई, उन्होंने पूरे के पूरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया। हायक साहब जो ऑथर थे इनके, वो ट्रैवल करके गए थे न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में, 3000 लोगों को उन्होंने वहां एड्रेस किया। लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लोकल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, जो बैंकर्स एसोसिएशन होते हैं, हर जगह जा जाके उन्होंने अगले 20 साल तक इसकी पूरी की पूरी प्रमोशन और पब्लिसिटी की। अच्छा, इसमें बड़े-बड़े जो वो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, आप ड्यू पॉइंट ले लीजिए, जनरल इलेक्ट्रिक जीई जो होती है, विलियम वॉकर, कोच करके एक बड़े फेमस है वहां पे, कोच ब्रदर्स, दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंडर्स इन द यूएस। इलेक्शन की भी फंडिंग होती है, इंस्टीट्यूशंस की भी फंडिंग करते हैं, बड़े बिलियनर हैं वो। उनकी कंपनी जो है इसमें इन्वॉल्व हुई, रिचर्ड मेलन जो है वो इन्वॉल्व हुए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व हुए इस बुक के प्रमोशन और पब्लिसिटी में। अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि इन लोगों ने, जितने भी बिलियनर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना के रखे थे। तो वहां पे वहाँ केटो इंस्टीट्यूट होता है, हेरिटेज फाउंडेशन है, एडम स्मिथ इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आप लंदन ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, जहां जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो था इस बुक के बारे में, इसके जो ऑथर थे, जो आपने मैंने बताया था, जो हायक साहब, वो वहां पे लेक्चर देने जाते थे, पढ़ाने जाते थे, बात करने जाते थे वहाँ पे। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये थी कि एक विलियम वॉकर, जो मैंने बताया वहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, विलियम वॉकर साहब का एक फंड था, विलियम वॉकर फंड था वो। विलियम वॉकर फंड जो था, वो जो हायक साहब हैं, उनकी सैलरी 10 साल तक उन्होंने यूनिवर्सिटी में फंड की थी, उनकी सैलरी 10 साल तक। अच्छा, मैं इसको हिंदी में समझाऊं? जी, जो वेलफेयर स्टेट होता है ना, ये जी, वेलफेयर स्टेट जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज होती है, लोग होते हैं, सरकारें होती हैं, जी, वो ज्यादा गरीब लोग विद्रोह न करें, नाराजगी हुँ, न हो, यूनियन बाजी न हो, इसलिए अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा निकाल के उनको दे दो। तो तरह तरह की सोशल स्कीम्स चलाई जाती हैं जिससे कि विद्रोह को दबा दो, यानी एक तरीके से रिश्वत दे करके, और जी रिश्वत का हाँ, नाम है वेलफेयर स्टेट। यस, फिर उस वेलफेयर स्टेट को पॉपुलराइज करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीयर लीडर्स आते हैं, यस, जो बड़े बड़े संस्थान बनाए जाते हैं इंडस्ट्री द्वारा फंडेड। उसमें यस, आइडियोलॉग्स बैठते हैं, बुद्धिजीवी लोग। यस, फिर जी, वो बुद्धिजीवी लोग बड़े बड़े पेपर लिखते हैं, रिसर्च पूरी लिख डालेंगे कि देखिए ये स्कीम सरकार ने चलाई, इससे कितना फायदा हुआ गरीबों को। बिल्कुल, इसलिए कि गरीब लोग कभी विद्रोह न करें अमीरों के खिलाफ। तो ये यस, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। और आप देखिए, विदाउट नेमिंग लोग समझ जाएंगे इस बातचीत से कि बहुत सारे चीयर लीडर दुनिया भर में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े फाउंडेशंस और इंस्टीट्यूशंस। या जैसे बहुत, जैसे बेरोजगार पत्रकार हो गया, 50 साल का हो गया, अब नौकरी नहीं करना चाहता, तो वो इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिल जाती है उसको। उसका सिर्फ काम है कि उन स्कीम्स की अच्छी बातें बताओ, उस पर बड़ी सी रिसर्च करो, पॉडकास्ट करो, किताब लिखो। यही होता है ना सर? नीरज जी, बिल्कुल आपने, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि इस बुक का आगे हम जो डिस्कशन करेंगे, तो आपने उसको बस 2 मिनट के अंदर में पूरी की पूरी बुक समझा दी। इसमें डिटेल में फैक्ट के साथ ये सब चीजें बताई गई है। चलो आगे चलते हैं जी, आगे। तो इसमें जो हायक साहब है, उन्होंने एक और किताब लिखी, द हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ वेल्दी एलीट। तो हम्म, इस बुक में उन्होंने जब नई बुक लिखी, इसमें हम्म, उन्होंने क्या बोला कि जो रिच होते हैं, दे आर दी हम्म, स्काउट्स, सोसाइटी उनको फॉलो करती है, तो इनको हम्म, मार्च करने दीजिए, बिल्कुल फ्रीडम के साथ मार्च करने दीजिए, पूरी हम्म, सोसाइटी इनको फॉलो करेगी। और बिकॉज उनको जो चीयर लीडर है, जो जो नॉट चीयर लीडर बट जो गैंग लीडर है सामने जो चल रहा है बिलियनर, वो हम्म, वेल्दी बन गया है, हम्म, उसके साथ साथ ये लोग भी वेल्दी बनेंगे।
तो आप उनको फ्रीडम दीजिए, उनके लिए टैक्स कम करिए, उनके लिए लेबर रिफॉर्म्स लाइए, उनके सब रिफॉर्म लाइए, उनको जाने दीजिए अपने फ्रीडम के साथ में। और उनके हम्म, साथ में जो नीचे पीछे पीछे आएंगे वो पूरे के पूरे वेल्दी होते जाएंगे। सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये लोगों को बताया जाता है। अच्छा, हम्म, ये इतने फेमस हुए हाइक साहब कि 1974 में नोबेल पीस प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला इनको। हम्म, और ये पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशन को, वो जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बताया नाम लेकर के, वो हम्म, और जितने भी बिलियनर्स थे वो प्रमोट किए जा रहे। ये पूरी की पूरी कवायद, पूरी की पूरी फिलॉसफी ये 1940 से 1900 बिल्कुल ये चलती रही, प्रमोशन चलता रहा। अच्छा, हम्म, इसमें नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तब तक देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद में हम्म, बहुत ग्रोथ हुआ था। लोगों ने, हमने पहले कई सारे बुक में डिस्कस भी किया है कि लोगों की लाइफस्टाइल वेल्थ में बहुत इजाफा हुआ था, क्योंकि उस हम्म, समय प्रॉपर वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर रही थी सोसाइटी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से निकली थी। पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर से निकला था, तो वेलफेयर स्टेट जैसा काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब 1950 से लेकर के 1970 के आसपास तक वेलफेयर स्टेट चला, लोगों की लाइफ स्टाइल आई, काम अच्छा चला, पैसे आ गए सबके पास में, तब तक न्यू लिबरलिज्म की थियरी नहीं चल पा रही थी। हम्म, क्योंकि वेलफेयर स्टेट काम कर रहा है, लोगों वॉर से निकले हुए हैं, तो बिल्कुल उससे धोखा खाए हुए थे, उससे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो वो वेलफेयर स्टेट के हिसाब से सरकार भी चल रही थी, पॉलिटिशियन भी चल रहे थे, पूरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी चल रहे थे। हम्म, लेकिन 1970-71 के आसपास में क्या हुआ नीरज जी, वो ग्रोथ रेट नीचे आनी चालू हो गई। फिर हम्म, 1973 में आपको याद होगा वो मिडिल ईस्ट की वो ऑयल क्राइसिस हुआ। हम्म, 1975 में न्यूयॉर्क में बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई थी। हाई हम्म, इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक होता है साइकिल चलती है ना, 1940 से 1970-75 तक आप ठीक ठाक चल लिए, उसके हम्म, बाद में ग्राफ नीचे जब जाना चालू हुआ, दिस वाज द टाइम न्यू लिबरलिज्म जो थे, प्रमोटर प्रमोटर जो इंस्टीट्यूशंस थे और जो उनके चीयर लीडर थे, उन्होंने इस समय स्ट्राइक किया और बोला देखिए कितनी इनएफिशिएंसी आ गई है, गवर्नमेंट हम्म, फालतू के पैसे खर्च कर रही है सोशल हम्म, वेलफेयर में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, वो खर्चा नहीं करना चाहिए, इनएफिशिएंसी बढ़ रही है वहां पे, आप फ्री में डोल दे रहे हैं। दिस वाज द टाइम न्यू लिबरलिज्म स्टार्ट। और उन्होंने उसके बाद चालू किया, जैसे आप 1975 में लीजिए तो मार्garet थैचर आए। हम्म, मार्garet थैचर जब आई थी, यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उन्होंने फॉलो किया ये फिलॉसफी न्यू लिबरलिज्म वाली। उन्होंने बोला कि नहीं, फ्री होना चाहिए, फ्री मार्केट, फ्री एंटरप्राइज। हम्म, 1980 में रोनाल्ड रीगन आए, बिल्कुल सेम फिलॉसफी फॉलो हुई। तो क्या हुआ था 1940 से 1980 के बीच में, ये थियरी ऑल्दो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, लेकिन इसका प्रोपागेंडा, इसकी पब्लिसिटी इतनी हो गई कि लोगों के दिमाग में बैठ चुका था कि हाँ, फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशन कम होने चाहिए, रिच के टैक्स कम होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि रिच आर द स्काउट, जो हायर साहब ने दूसरी बुक लिखी थी उसमें लिखा कि रिच आर द स्काउट, ये तो सब लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, ये तो इनको तो कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। सो उनके पीछे होते थे वो सब इंस्टीट्यूशन जो हमने नाम लिए, ये हम्म, पूरे के पूरे उस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने लगे। एंड देन उसके बाद में हम अगले चैप्टर में आते हैं, तो इन हम्म, अ वे रिवॉल्यूशन एक चालू हो गया इस समय पे। एंड देन वी कम टू न्यू लिबरल ईरा करके। तो न्यू हम्म, लिबरल ईरा में क्या हुआ है नीरज जी, ये 80 के बाद वाली टाइम है। इसमें आप हम्म, बिल क्लिंटन को लीजिए, टोनी ब्लेयर को लीजिए, एवरीबॉडी फॉलोड दिस न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी। इनफैक्ट हम्म, अगर आपको याद होगा तो जब हमने पुराने बुक में डिस्कस भी किया हुआ था, एक ग्लास स्टीगल एक्ट हुआ था जो इंप्लीमेंट हुआ था 1933 में, कि जब हम्म, बैंक्स ने, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन को सेपरेट करने के लिए यूएस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आया था 1933 में, विच कॉल्ड द ग्लास स्टीगल एक्ट। हम्म, 1999 में बिल क्लिंटन ने, टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फाइनेंशियल सेक्टर, उस 1933 के बड़े स्ट्रिक्ट रूल को खत्म कर दिया पूरा। ओके, जी हाँ। और उसके बाद से क्या हुआ, बिल्कुल फाइनेंशियल सेक्टर में फ्री एंटरप्राइज, हम्म, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड नॉर्मल बैंकिंग वो बिल्कुल मिल गए, मिक्स हो गए। उसके बाद में आपने देखा फंडिंग चालू हुआ, इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, पैसे मार्केट में आने चालू हुए, बिल्कुल लिबरली पैसे मार्केट में आए। एंड दिस इज द रीजन जो आपका 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। करेक्ट, भी के पैसे बटे थे, आप ले लीजिए, वो एलन ग्रीनस्पैन का टाइम का ले लीजिए, जेनेट लेन का टाइम के लिए, जितने भी आप उस टाइम की ले लीजिए, जितने भी फेड के गवर्नर हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल नियर जीरो या जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया था और मार्केट में पैसे फ्लड करते जा रहे थे।
वो हम्म, 2000 का बस्ट हुआ था, .com बस्ट हुआ था, 99 की क्राइसिस हुई थी, 85 की क्राइसिस हुई थी। हम्म, वो कंटिन्यूअसली 2003 की आई थिंक क्रैश हुआ था, एक मार्केट में हल्का सा क्रैश आया हुआ था। दे केप्ट ऑन हम्म, पंपिंग मनी इन द इकोनॉमी, एंड बिकॉज ऑफ दैट पंपिंग ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी एक बबल बनता गया और 2008 में क्रैश हुआ था। तो इसमें ऑथर ने भी बोला है और जनरली ये भी कहा गया है, यानी इट इज एज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड कि अगर हम्म, ग्लास स्टीगल एक्ट को इन्होंने अबेंडन नहीं किया होता 1999 में, तो हम्म, 2000 एक्ट का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो नहीं हम्म। होता। ओह, जी हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए। ये जो फिलॉसफी है, ये इसको बड़े स्ट्रांगली इसमें डेटा के साथ में बताया गया है, और इसको मैं हम्म, आगे भी इसमें कई सारे जो इसमें ये आपको एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा। तो जैसे एक अगला चैप्टर इसमें है, जैसे रेंट एंड दी अदर एम्बिग्यूटीज। हम्म, नाउ इसमें एक बहुत प्यारा डेटा है नीरज जी, हम्म, ये खतरनाक डेटा है लेकिन बहुत शानदार डेटा है। इसमें हम्म, ये बताया गया है कि 1989 में एक जो डेटा आया था, सिंस 1989 से हम्म, लेकर के अभी तक अमेरिका के जो सुपर रिच हुए हैं हम्म, उनकी वैल्यू ग्रो की है 21 ट्रिलियन। तब से लेके अभी तक उनका हम्म, वेल्थ ग्रो किया है 21 ट्रिलियन। हम्म, और जो 50% जो पुअर हैं हम्म। उनकी वैल्यू, उनका वेल्थ इरोड हुआ है 900 बिलियन का। माय गॉड। जी हाँ। कैसे? रिच के टैक्स कट हुए हैं, रेगुलेशन लूज हुए हैं, ट्रेड यूनियन खत्म हुए हैं, जो हम्म, वेलफेयर स्टेट की जो जैसे हॉस्पिटल हुए, एजुकेशन हुआ, लोगों के लिए जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पूरे के हम्म, पूरे प्राइवेटाइज हुए हैं। हम्म, तो जब आप रिफॉर्म को पुश करते हैं तो हम्म, ये सब एंटिटीज जो आपकी होती है, वाटर सिस्टम ले लीजिए, एनर्जी यूटिलिटी ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, हम्म, पूरे के पूरे प्राइवेटाइज होते हैं। स्टेट हॉस्पिटल आपके प्राइवेटाइज होते हैं कि हम अच्छे से एफिशिएंसी लाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे, गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा। मुझे एक बात ये बताइए कि आज आप भी कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते होंगे। हम हम्म, लोग ऊपर वाले का हमारे ऊपर अ, मेहरबानी है कि भाई हम लोग अच्छे बड़े 5 स्टार टाइप वाले होटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम्म, उस हॉस्पिटल में बाय रूल आपको पता है कि भाई 25% सीट जो रिजर्व होते हैं गरीबों के लिए होते हैं। हम्म, मैंने नीरज जी आज तक किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में हम्म। कोई गरीब को इलाज करवाते या बगल वाले बेड में सोते हुए नहीं देखा है। मैंने भी आपने नहीं देखा देखा। होगा तो अलग बात है, आपने देखा होगा नहीं, अलग बात है। आपके दिल्ली में सरिता विहार वाली रोड पे आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ लोग जी। समझ जाएंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल हॉस्पिटल की बिल्कुल। जमीन इसलिए दी गई थी कि हम यस गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, और आज यस। की तारीख में आप उसमें एंट्री करते ही मतलब आपने अपनी जेब कटवाली वाली बात हुई है। नीरज जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ, रशिया ले लीजिए, मैक्सिको ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, हर जगह ये कहानी हुई है। एक डेटा आपको देता हूँ। रशिया में आपको याद होगा जब रशिया में जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का और रशिया बना था, एक बड़े मैनचेस्टर यूनाइटेड या किसके ओनर है, रोमन एब्रोमोविच, जो वहाँ के बहुत बड़े बिलियनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, रोमन हम्म, एब्रोमोविच, हम्म, फुटबॉल क्लब की चेल्सी चेल्सी के आई थिंक वो ओनर है, चेल्सी क्लब हम्म, के ओनर है, वन ऑफ दीज क्लब्स के ओनर्स हैं। ओके। तो वहां पे पानी के रेट पे इंटरप्राइज बिके थे, तो उन्होंने जो ऑयल कंपनी थी, सिबनेफ्ट करके कंपनी का नाम था, हम्म, 200 मिलियन डॉलर में 1990 में खरीदी थी रशियन गवर्नमेंट से। हम्म, 1990 में 200 मिलियन डॉलर में। हम्म, 2005 में उसी कंपनी को रशियन गवर्नमेंट को वापस बेचा था उन्होंने 13 बिलियन डॉलर का, जो आज की डेट में 20 बिलियन डॉलर वैल्यू होती है उसकी, वापस बेचा था उसको चलाने के बाद में। वो हम्म। प्राइवेटाइजेशन की बाद में प्रॉफिट भी कमाया, ऑयल भी लिया, ऑयल भी बेचा, उसके बाद गवर्नमेंट को वापस बेचा भी। एक कंपनी अपने इंडिया में भी है जो बहुत ही सस्ते में खरीदी गई थी, और उसका कम से कम 10x तो डिविडेंड मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। देखिए इसमें क्या जस्टिफिकेशन देते हैं लोग। मतलब मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसको जी कि प्राइवेट हाथों में गई तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई और सब कुछ किया और कंपनी को एकदम बिल्कुल। खड़ा कर दिया, क्योंकि सरकार में यस सब खराब कंपनियां चलती हैं। जी। तो वो कंपनी इतना पैसा उसने कमा लिया कि उतना तो डिविडेंड दे चुकी जितने वो खरीदी गई थी। या यस 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 यस। तो तो नीरज जी ये
इस बुक में वही बताया गया है कि जब क्या होता है, जब प्रमोटर के पास में ये सब हॉस्पिटल हुआ या जो एजुकेशन वाला हुआ, स्टेट यूटिलिटीज हुई, जो भी हुआ, ये अब जब जाते हैं, कैपिटलिस्ट का क्या एजेंडा होता है? मुझे प्रॉफिट कमाना है। अपना प्रॉफिट कमाना है तो वहां से पैसे निकालेगा, डिविडेंड निकालेगा, जो भी इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कम कर देता है और वहां से पैसे निकालना चालू कर देता है, बिकॉज उसको उस पैसे को दूसरी जगह एंटरप्राइज में लगाना है। सो दिस इज हाउ दे सक आउट द मनी फ्रॉम द एंटरप्राइज। एंड आप जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं वो तो ऐसी खत्म हो गई है। वो उस वेलफेयर स्टेट में पैसे भी नहीं लगाते हैं, उसको चूस लेते हैं पूरा और अपना प्रॉफिट एंटरप्राइज बनाते हैं। उसके बाद थोड़े दिन में क्या होता है, वो एंटरप्राइज खराब हो जाती है, धीरे धीरे करके या तो बंद हो जाती है या सरकार उसको बेल आउट करके फिर वापस लेती है। जैसे कि मैंने आपको जो अभी रशिया वाला एग्जांपल बताया, सरकार वापस लेगी, डबल पैसे, ट्रिपल पैसे, 10x पैसे में उसको खरीदेगी, फिर उसको रिवाइव करेगी। सो दिस इज हाउ द एंटायर चेन ऑपरेट्स। यस, और ये वेरी जो गुड। एंड दीज कॉर्पोरेट्स आर टू बिग टू फेल। जैसे ही वो सोशल एंटरप्राइज फेल होता है, गवर्नमेंट इसको बेल आउट कर देती है। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल ये देखिए कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, कौन सा बैंक जो बैंकरप्ट हुआ था या होने के कगार पे था, जिसको कि रिकैपिटलाइज किया फेड ने लोगों की टैक्स पेयर मनी डाल करके? एक भी आप बताइए जिसको या जेल हुई हो या सजा हुई हो। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस किए थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। आई थिंक एक छोटे मोटे नीचे वाले ट्रेडर रेडर को पकड़ के अंदर कर दिया था यूएस में एक बार, बस उन्होंने एक वो ट्रेडर को छूट पकड़ के, गया बड़े यार। जूनियर। हाँ जी। तो इसमें जैसे अगले चैप्टर में जाते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाली एक है। तो इसमें नॉट गोइंग टू मच डिटेल, जैसे चिली का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे नीरज जी। चिले में जो वहाँ पे एक डिक्टेटर होते थे पिनोचे, तो उन्होंने 1973 में टेक ओवर किया था चिली को, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। और वहाँ पे फिर उन्होंने वो बिल्कुल फ्रेडरिक हाइक वाली पॉलिसी बिल्कुल इंप्लीमेंट की। फ्री एंटरप्राइज, रिच के लिए टैक्स कम, स्टेट स्पेंडिंग कम कर दी, पूरा का पूरा एक लेबर लॉ रिलैक्स कर दिए। और लेबर लॉ में एक रिलैक्स करने का एक ये भी होता है कि जो भी जो यूनियन वाले हल्ला गुल्ला करते हैं तो बोले उनको यार दबा दो बिल्कुल, यूनियन की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। तो जब ये पूरे के पूरे दबा दिए जाते हैं तो आपके पास में कंप्लीट फ्रीडम मिल जाती है कैपिटलिस्ट लोगों को। करेक्ट। एक 1975 से 2018 तक का एक डेटा है नीरज जी, आपको बताऊंगा, बड़ा शॉकिंग डेटा। जो मीडियन इनकम है यूएस में, वो ग्रो किया 1/3 ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट बिटवीन 1975 टू 2018 यूएस का। और रिच 1% जो है यूएस के, उनका इनकम ग्रो किया 3 टाइम। मीडियन 1/3 ग्रो कर रहा है और रिच ग्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट। यूएस में इतना ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल का। लोग भारत के बारे में ना बहुत के शेप करके आलोचना करते हैं। अब यूएस का देखिए आप, 2% लोगों के पास 60% वेल्थ है। हाँ, यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इजी एग्जांपल, मैक्स 7 जो कंपनियां हैं वो पूरे एसएनपी के मार्केट का 40% उनका अकेले का है, 7 कंपनियों का। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं, देखिए विजिबल इसमें है, एक आपको सोच के लगेगा ये कि यस, कैसे हो रहा है। आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था 1975 से 2018 का डेटा मैंने आपको दिया है नीरज जी। जो बॉटम 90% लोग हैं यूएस के, उन्होंने 47 ट्रिलियन डॉलर लूज किया है। दैट मींस दैट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हैज टेकन प्लेस फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड द पुअर पीपल टू द रिच। 47 ट्रिलियन डॉलर। जो आप कोविड की बात करें, एग्जांपल आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड की जो 10 रिचेस्ट है उनकी वर्थ डबल हो गई है कोविड के बाद से। यस। और 163 मिलियन लोग नीरज जी, 163 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए कोविड के बाद से। बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक कहानी यहाँ हुई पे है मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बहुत सारे जी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो डेटा के थ्रू हम लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, उनको लगता है कि यार कंपैरेटिवली जाओ, जब ग्राउंड पे जाओ तो नहीं लगता कि यार इतनी गरीबी बढ़ी है। उसको समझिए, आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। आपकी तनख्वाह इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी है। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आप डे बाय डे गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है आपकी। हो सकता है आपको सैलरी आपकी 5% की इंक्रीज हो रही साल में, बट इन्फ्लेशन 9% से इंक्रीज हो रहा है। यस, तो एक्चुअली एब्सोल्युटली। में आप गरीब हो रहे हैं। आपको लग रहा है अरे सैलरी तो जी, बढ़ रही है सबकी, यार आप लोग पता नहीं कैसे बोलते बिल्कुल हो। अरे भाई, बिल्कुल आप गरीब बिल्कुल। हो रहे हो, आप समझो इस बात को। क्योंकि
अपने इंडिया का डेटा लीजिए ना, बहुत ही क्रूड डेटा है अपने इंडिया का कि यहाँ के 90% लोग भारत के अर्निंग करने वाले साल का 2 लाख रुपए से कम कमाते हैं, साल का। हाँ, यस यस 90% लोग। बिल्कुल। उसके बाद 91 से लेकर के 98% तक लोग, यानी वो 8% लोग 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं थोड़ा सा। और उसके यस बाद जो 2% है वो है असली कमाई वाले। 1 करोड़ सीटीसी वाले भारत में मेरे ख्याल में कुछ हजारों में लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स, बड़े इनकम टैक्स फाइल करने वाले से डेटा आता है ना कि 1 करोड़ से ऊपर वाले कितने हैं, 50 लाख से ऊपर कितने हाँ हैं, 10 लाख से ऊपर कितने हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये अब इसमें ये है तो है, और ये वर्ल्ड वाइड है। आप यूएस में देख लो, भारत में देख लो, कहीं भी देखोगे आपको यही यही तस्वीर दिखेगी। तो उसका ये फाउंडेशन है। नीरज जी, अभी तो जो आपने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी आगे वही चीज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक अगले चैप्टर पे चलते हैं, इनविजिबल डॉक्ट्रिन, इनविजिबल बैकर्स। इसमें हम्म, आपने जो बोला था कि जो चेयर लीडर होते हैं, जो हम्म, उसके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है बुक में दी हुई है। उसमें कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है यूके हम्म, में। तो भाई वो टोबैको रेगुलेशन के अगेंस्ट में काम करता था। हम्म, 20 25 30 साल से काम चल रहा है। 2013 में डिटेल आई, हम्म, पता चला कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मेन फंडर तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, बीएटी। अच्छा, नॉट ओनली बीएटी, उसको हम्म, फिलिप मॉरिस और जापान टोबैको इंटरनेशनल करके जो कंपनी है वो भी फंड कर रहे थे। वो भी कर रहे थे। वो कर रहे थे, जी हाँ। अच्छा, एग्जैक्टली सिमिलर एग्जांपल बुक में और दिया है, जैसे कोच ब्रदर जो मैंने आपको बताया था ना, बड़े फेमस बिलियनर है वहाँ के, बिल्कुल अंडर अंडर बिलो द रडार रहते हैं, ज्यादा लाइमलाइट में आते नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, आप वो हम्म, केटो इंस्टीट्यूट ले लीजिए, एक उन्होंने एक और इंस्टीट्यूट चालू किया था अमेरिकन फॉर फॉर प्रॉस्पेरिटी, हम्म, मैनहट्टन इंस्टीट्यूट, हेरिटेज फाउंडेशन, 10 हम्म, इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले हैं नीरज जी, अलग अलग इशू के लिए फंड किए हुए हैं। जो डेटा दिया हुआ है बुक में उसमें मेंशन किया गया है कि कोच ब्रदर्स जो हैं उन्होंने कम से कम 30 लॉबी ग्रुप को फंड किया हुआ है। हम्म, और उनका ऑपरेशन कहाँ होता है? ऑयल, केमिकल, कोल, रिफाइनरी, आप जो बिजनेस बोलिए उस बिजनेस में है वो। तो ये हम्म, पूरे के पूरे आपने जो एग्जैक्टली शुरू में मेंशन किया हुआ था कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट पोर्शन निकालते हैं, चेयर लीडर क्रिएट करते हैं, लॉबी ग्रुप यूज करते हैं, और वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ तो मैंने आपको जैसे इंस्टीट्यूशन का भी बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उनके जो फंडिंग होती थी, जो हायक साहब हैं उनकी सैलरी 10 साल तक गई थी, जो दूसरे ऑथर थे उनको भी वो फंड करते थे वो इंस्टीट्यूट्स वाले। तो हम्म, ऐसे ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना होता है, दिस इज हाउ दे कीप ऑन प्रमोटिंग। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेटा इसमें, हम्म, रोनाल्ड रीगन साहब जब 1981 में इनॉग्रेशन हुआ था वो आए थे, हम्म, तो उन्होंने हेरिटेज फाउंडेशन जो कोच ब्रदर्स वाला है उसकी बुक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, कॉपी उसकी, उस बुक की जो हेरिटेज फाउंडेशन का एक बुक था मैंडेट फॉर लीडरशिप, वो डिस्ट्रीब्यूट किया। जब वो अपने पोजीशन से जब हटे हैं रोनाल्ड रीगन, उनके टर्म जब पहला टर्म खत्म हुआ, नीरज जी 60% ऑफ द प्रपोजल जो उस बुक में मैंडेट फॉर लीडरशिप में मेंशन थे कि ये होना चाहिए तो हमारा देश ग्रेट तरक्की बनेगा करें। वाला कहानी, ग्रेट ग्रेट बनेगा वाला, हम्म, वो 60% ऑफ द प्रपोजल उस बुक से थे। हेरिटेज फाउंडेशन की बुक विच वॉज फंडेड बाई कोच ब्रदर्स। बताइए। एक मार्केटेज सेंटर है जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में वहां पे। हम्म, तो जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब वहां पे प्रेसिडेंट बने थे, तो ये वाले जो इंस्टीट्यूट है, ये मार्कस सेंटर जो है, मार्केटेज सेंटर, हम्म, दिस इज ऑल्सो फंडेड बाई कोच ब्रदर्स। इन्होंने 23 रेगुलेशन यहाँ पे कोई प्रपोज किए थे, 23 में से 14 रेगुलेशन जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने इंप्लीमेंट किए थे। अब आप पकड़ सोचिए इनकी इंस्टीट्यूट्स की और इन बिलियनर्स की ऑन द हम्म, सोसाइटी, ऑन द कंट्री एंड द इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप और बिल क्लिंटन को ले लीजिए, मैंने आपको बताया ग्लास स्टीगल एक्ट हाँ, वाला बिल क्लिंटन का, मार्garet थैचर का मैंने बता दिया। आप जिसको लीजिए, पूरी पॉलिसीज, पूरे जितने भी रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी जो आते हैं ऑल थ्रू ऑल दीज थिंक टैंक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बताया ऑथर ने। उन्होंने बोला होता क्या है, ये कॉर्पोरेट वाले आते हैं, ओलिगार्क्स आते हैं, ये थिंक टैंक बनाते हैं, एकेडमिक डिपार्टमेंट को फंड करते हैं, उसके बाद में इंस्टीट्यूशंस आती हैं सामने, उनके पेपर हम्म, आते हैं, व्हाइट पेपर, ब्लू पेपर, ब्लैक पेपर सब आते हैं वहां पे। उसके बाद ये प्रेस को यूज करते हैं, ये हम्म, कैसे इंपॉर्टेंट है ये सब प्रपोजल, क्योंकि प्रेस के थ्रू पब्लिसिटी होती है, आपने मेंशन किया ही उसको शुरू में। हम्म, पॉलिटिशियन इस प्रेस कवरेज को यूज करके बोलता है देखो पब्लिक ये चाहती है,
जनता ये चाहती है, ये कैसे देश के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है। और वो वॉइस जो ओलिगार्क की वॉइस है, जो बिलियनर की रिच की वॉइस है, वो वॉइस पब्लिक की वॉइस बन जाती है। हाँ, हमको चाहिए ये तो हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोपेगेंडा वर्क्स। देखो और इसको और एक बताता हूँ मजेदार एग्जांपल से। मान लीजिए एक रिसर्च पेपर आएगा कि जो ओबेसिटी है दो हाँ, रूट कॉज फॉर सेवरल डिजीज, हाँ, बिल्कुल। डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगा, एंजाइटी होगी, बाल झड़ जाएंगे आपके, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है और आपके हार्ट को बहुत दिक्कत हो सकती है। एकमात्र कारण है मोटापा। जी, और इस पे साइंटिफिक प्रूफ के साथ वो आएगा, उस पे बड़े बड़े रिसर्च होंगे और एक देशव्यापी चिंता का कारण बन जाएगा यस, कि यार लोगों को स्लिम कराओ ना यार, ये इतना मोटे हो रहे हैं लोग, इनको दुबला होना चाहिए। फिटनेस के खूब सारे रील बनेंगे, पॉडकास्ट होंगे, डॉक्टर्स ज्ञान देंगे, एक नेशनल सेमिनार होगा। तो अवेयरनेस आ गई कि भाई मोटापा एक बहुत बुरी चीज है, उसकी वजह से बहुत बीमारियां हो सकती हैं और होती नहीं है, सच है, मतलब वो झूठ नहीं होता। सबसे बड़ी ब्यूटी ऑफ दिस प्रोपेगेंडा इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यस, आप डिनाई एब्सोल्युटली। नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो हाँ, तथ्यों पे आधारित है, साइंस बैक्ड है। अब माहौल बन गया जैसा मोटापा बहुत बुरी चीज है। फिर एक कंपनी कहेगी कि हमने एक ऐसी दवा बनाई है जिसका नाम है GLP-1, हाँ, आप उसको खाएंगे तो 6 महीने में आप एकदम स्लिम ट्रिम स्लिम हो किम कार्दाशिया जैसा हो जाएंगे। जाए। बिल्कुल। आपको यार ये देखो, मोटापा कम करो, 100 बीमारियों से बचोगे। हाँ, और वो दवा भी लॉन्च हो जाएगी। मैंने तो जेनरिक नाम यस, लिया क्योंकि कंपनी वाले मुझे गोली मार देंगे, तो मैंने तो हाँ, GLP-1 लिया है। नाम आप सबको पता होंगे कि आजकल खूब चल रही है, जी ब्लॉकबस्टर हाँ, मेडिसिन बन गई है। अब हर आदमी उसको यूज कर रहा है। जी हाँ, तो मैं ये क्यों ना मान लूं कि ये उसी लॉबी ने ये सेमिनार कराया, ब्लॉग्स लिखवाए, प्लेटफॉर्म पे रील बनवाई, नेशनल सेमिनार किया, डॉक्टर्स को अवेयर किया कि जो भी मरीज है सबसे पहले करो वेट लॉस करो अपना तुम यार। तो दिस इज हाउ वर्क्स, नीरज जी एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। है ना। बिल्कुल पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही होता है, पूरा का पूरा फंक्शन। और काम ऐसे ही चलता है। इनफैक्ट अगला जो अपना चैप्टर जाते हैं, अटैक ऑफ द किलर क्लाउन्स। हम्म, नीरज जी इसमें एग्जैक्टली ये एग्जांपल दिया गया कि ब्रेक्सिट जो हुआ था लंदन हम्म, में, यूके में ब्रेक्सिट हुआ था, तो एक Brexit, ब्रेक्सिट पार्टी थी। हम्म, आपको पता है ब्रेक्सिट पार्टी की फंडिंग ब्रिटेन से नहीं हो रही थी, हम्म, थाईलैंड में बेस्ड थे बड़े बिलियनर, एक क्रिस्टोफर हार्नबोर्न काम के। हम्म, डबलिन बेस्ड एक थे जेरेमी हॉस्किन। हम्म, तो ये डबलिन और थाईलैंड बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर थे, वो ब्रेक्सिट की फंडिंग कर रहे थे। वाह, लंदन से फंडिंग नहीं हो रही थी, हाँ जी। और हम्म, वहां पे एक्टर कौन थे आप ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज होता है एक्टर कौन होते हैं। तो हम्म, इस बुक में ये कहा गया है कि जनरली पॉलिटिशियंस आर द एक्टर्स हु आर फील्डेड बाय दीज ओलिगार्क्स टू प्रोपोगेट देयर कॉज। तो हम्म, बोरिस जॉनसन है, नाइजेल फराज है, वो लीजिए पूरे के पूरे बिल्कुल वहां पे उन्होंने तैयार किया था। भाई हमको बाहर निकलना है, यू से बाहर निकलेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ये होगा। अब थोड़े दिन में वापस घूम फिर के कहाँ आ गए कि भाई वापस जाना है यू में। हम्म, पूरी पब्लिक ने अपोज कर दिया था वहां पे। अब अपोज किया है, उस समय तो पास हो गया था, बिल्कुल माइनर उससे वोटिंग से पास हुआ था, लेकिन अब वापस आ गया उसमें, यू में जाना है। हम्म, तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। इसमें वही बोला है ऑथर ने कि ये पॉलिटिशियंस को यूज करते हैं, मीडिया को यूज करते हैं, इंस्टीट्यूट्स को यूज करते हैं। अच्छा, ये विलेन क्रिएट करते हैं। इसमें हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक बुक का ये भी है कि विलेन भी क्रिएट होते हैं। तो इसमें विलेन को होंगे लेबरर्स, एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, हम्म, प्रोफेसर जो अच्छी बात करते हैं उनको वो उनको बिल्कुल विलेन बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन, हम्म, जर्नलिस्ट जो इसके फेवर, जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि यार ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, ये देश के हम्म, खिलाफ बात करना चाहते हैं, देश की प्रोग्रेस इनसे देखी नहीं जा रही है, वेल्थ क्रिएशन इनसे देखी नहीं जा रही लोगों की, इसलिए ये कर रहे हैं। तो बोले कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पॉलिटिशियन तो फ्रंट करते हैं, दूसरा एक विलन बनाया जाता है हम्म, जिनको जिनकी ठुकाई होती है। और एक क्या होता है ना कि आप कभी भी किसी भी लड़ाई में आपको एक विलेन तो चाहिए होता है पीटने के लिए, तभी आप correct, जीतेंगे, अदरवाइज कैसे जीतेंगे आप, विलेन ही नहीं तो। सो दिस इज हाउ द विलेन इज क्रिएटेड। और एक उसके बाद में फिर एक टफ लीडर आता है हम्म, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इन लोगों यस, को ठिकाने लगाएगा, और टफ लीडर वो डिसीजन लेगा और सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि वो टफ लीडर तो फंडेड बाय दीज ओलिगार्क्स ही है, उसी को ही लाया गया है, वो तो सिर्फ एक्टर है, हाँ, उसे तो प्रेजेंट किया जा रहा है।
आपके एजेंडा को ड्राइव करने के लिए। यस। तो इसमें इसमें अपना जो लास्ट चैप्टर एक इसमें है, लास्ट चैप्टर क्लोज टू लास्ट चैप्टर है, एक नो एग्जिट करके। तो हम्म। उसमें ऑथर ने ये बोला है कि भाई ये जो है ये एक सिस्टम बन चुका है, हम्म। आपके दिमाग में प्रोपागेंडा भर दिया गया है, रिफॉर्म प्रोसेस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशन कम होने चाहिए, पूरा दिमाग में भर दिया गया है। सो नाउ देयर इज नो एग्जिट। जो मडेरा में हुआ था शुगर प्लांटेशन वाली जो स्टोरी, हम्म। 1400 वाली स्टोरी, 1440 sorry। 1470 वाली, बोली वो पूरा का पूरा चल रहा है। आप 2008 का ले लीजिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग को ले लीजिए, अभी फिर से बात चल रही है कि भाई थोड़े दिन में क्वांटिटेटिव ईजिंग आएंगे, बैंक में प्रॉब्लम हो रही, कई सारे बैंक बस्ट हो रहे हैं ना यूएस में आज की डेट में, बोले फिर से क्वांटिटेटिव ईजिंग आएगी, उन्होंने फिर से फेड ने अपना बॉन्ड खरीदना चालू कर दिया है। सो इनका बोलना ये है कि भाई नो एग्जिट, ये चलता है, चलता रहेगा, ये ये प्रॉब्लम बंद है, नहीं। इशू है। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऑथर ने बोली है, वो ये है कि हम्म। रूल्स चेंज होते हैं नीरज जी। अब देखिए दिल्ली में सीएनजी आया था, हम्म। एनवायरनमेंट क्लीन हुआ था, एयर प्यूरिफाई हुई थी, क्लीन हुआ था, सब हुआ था, हम्म। लेकिन वो रेगुलेशन चेंज हुआ था, डीजल पेट्रोल और ये सब वाला। हम्म। अच्छा, स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में अल्टीमेटली बंद हुआ ना। हम्म। आप किसी भी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, स्मोकिंग नहीं, तो पब बार के अंदर भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बाहर ही जाके स्मोक करते हैं। हम्म। वो तो आप तो सोच ही नहीं सकते थे ना कि कभी हो सकता है। हम्म। खासकर आप जैसे यूरोप जैसे कंट्रीज लीजिए, लंदन लीजिए, इटली गया मैं तो 2-3 जगह यहाँ सब घुमा हुआ हूँ, वहाँ पे इतनी सिगरेट पीते हैं, इतनी सिगरेट पीते हैं कि मुझे लगता है कि अपने वाले कम पीते हैं, वहाँ इतनी सिगरेट हम्म। पीते हैं, मौसम भी वहाँ का ठंडा होता है। हम्म। लेकिन बैन लगा। तो ऑथर ने एक चीज ये बोला है कि भाई हर चेंज के लिए क्रिटिकल मास रिक्वायर्ड होता है। हम्म। और जनरली इन्होंने जो एनालिसिस किया है, डेटा जो दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि भाई अगर वो 25% ऑफ द पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस चेंज वाले पे आ जाता है, हम्म। then that critical mass reaches 72 to 100%। ओ। जी हाँ। तो बोले कि अगर कोई चेंज ऐसे करना है तो आपको एक क्रिटिकल मास बनाना पड़ेगा ऑन दैट थॉट प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब तक वो थॉट प्रोसेस 25% लोगों का नहीं बनेगा, वो 75 से 100 तक नहीं जाएगा और रूल आएगा ही नहीं। हम्म। क्योंकि जैसे ही एक आग लगती है, कोई ना कोई ओलिगार्क तो देख रहा है ना कि भाई ये मेरे धंधे पे प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय हम्म। तुरंत आप देखेंगे व्हाइट पेपर आना चालू हो जाएगा कि हाँ भाई ओबेसिटी के कारण ही आपको बीपी हो रहा है, आपको शुगर भी हो रहा है, आपकी हार्ट रेट भी ये हो रही है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जो आपने एग्जांपल दिया था कि वो ओबेसिटी के कारण है, तो ओबेसिटी को आप विलन बना देते हो। यस। जबकि कई बार ये होता है कि जो ओबीस लोग भी होते हैं, कई बार मोस्टली फिट होते हैं, वो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो फिटनेस है उनकी, तो हम्म। जरूरी नहीं कि आप स्लिम ट्रिम हो। भैया पतले वालों को भी हार्ट अटैक आता है, उनकी भी कोलेस्ट्रॉल होती है, उनकी भी ब्लॉकेज होती है हार्ट की, ऐसा नहीं कि पतले लोगों को नहीं होता है। लेकिन आपने एक विलेन बनाया ओबेसिटी वालों को। सो हाँ। इन नटशेल दिस इज द एंटायर स्टोरी की पूरी। अच्छा, ये चीज हम नीरज जी आई थिंक वो हम डिस्कस भी कर चुके, इसके पहले हमने एक डिस्कस किया था रोड टू रूइन बुक में, रोड टू रेन। हाँ। कि पूरा का पूरा गेम जो ऊपर के जो ओलिगार्स हैं, बिलियनर्स हैं, पूरा गेम वहां से चल रहा है। प्रोपागेंडा, थॉट प्रोसेस, ये ना एक जो कैंपेन जो चलता है पूरा वहां से चलता है। बाकी हम सब लोग तो छोटे छोटे प्लेयर हैं, उनमें स्टूजेस हैं, जिनके ऊपर में एक्सप्लॉइट करके यूज किया जाता है। यस। द टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट में मंदिरा जी हमने जो डिस्कस किया मोटा मोटी वही था कि टिपिंग पॉइंट को आपको चेंज करना तो यही है, आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मोटा मोटी ये टिपिंग पॉइंट वाला ही था, ये लास्ट पता है चैप्टर जो था रजा, उसका। ये जो जी ओलिगार्क या जो जो इसको ना इनविजिबल डॉक्ट्रिन की हम लोग बात करें, ये जो जी ऊपर का 1% वर्ल्ड का जो सिस्टम है, जी। वो इतना बड़ा बहुरूपिया है हाँ, कि वो बहुत आराम से सेंस कर लेता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, वो तुरंत चेंज कर लेता है। तभी तो वहां पे है नीरज जी वो। एग्जैक्टली मतलब बहुत, जिसको तो हिंदी में शातिर दिमाग आदमी है, यस उसको ये सेंस हो गया कि यार ये वाला दांव अपना उल्टा पड़ेगा, अब ये बच नहीं सकता, क्योंकि इसमें वो पिवट पॉइंट अगेंस्ट में 25 हो गया है, यस। तो वो तुरंत एक नया मॉडल ले आएगा। नीरज जी उनको ट्रेंड कैपिटलिज्म सेट। को, जब कैपिटलिज्म विलेन बन गया, बहुत बुराई होने लगी, सब लोग आलोचना, तो तुरंत वो वेलफेयर स्टेट ले आया। यस बिल्कुल तुरंत बिल्कुल एकदम बिल्कुल। फाउंडेशन, अब से वेलफेयर स्टेट। आप देखिए जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहेंगी, सबका एक फाउंडेशन रहेगा, वहां पे दबा के वो पैसे यानी 2% ऑफ द प्रॉफिट होता है, खर्च करते हैं, और सबसे ज्यादा पीआर और पब्लिसिटी उस फाउंडेशन के काम की होती है। एग्जैक्टली।
कि हमने देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया हुआ है। वो हाँ, इसीलिए अरे होता है, एक वो कवर फायरिंग के लिए है। कवर फायरिंग के लिए सीएसआर का खर्चा जो होता है, अब उसमें देखो ना, सीएसआर में खर्चा हुआ तो उसमें 50 जगह उस कंपनी के बारे में बताया जाएगा, देखिए हम कितना महान काम कर रहे हैं। यस, यस। आपके दिमाग में वो कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया, या तो सु, आप 10 बार सुनहरे सोचेंगे ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, देखो स्कूल खोला। सुनहरे अक्षरों से आप उसका नाम आ जाता है कि यार इन्होंने देखिए कितने अच्छे काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किया है, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, पानी कम हो रहा था, पानी बढ़ाने के लिए काम किया है। लोग उसकी पीआर पब्लिसिटी करते हैं, बट दैट इज बेसिकली द फसाड टू कवर जो भी काम हो रहे हैं और इनको जो तो बेनिफिट मिल यार रहा है ये उसका। तो फिर एक तरीके से इसको क्या कहें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो टूटना बड़ा मुश्किल है। नीरज जी, ऑथर ने तो यही बोला है और उन्होंने टिपिंग पॉइंट में वही सोल्यूशन दिया है कि भाई 25% आपको लोगों की ओपिनियन, 25% लोगों को उस ओपिनियन में लाना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तभी वो 75 से 100% पे ओपिनियन जाएगा, एंड देन ओनली हम्म, द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेट्स विल वर्क इन दैट डायरेक्शन, अदरवाइज नहीं। नहीं। जैसे एक अच्छा एक एग्जाम्पल, इसका एक एक पॉइंट। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हाँ। नीरज जी, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल इसमें। हम्म, सिंस 2009 इसमें ऑथर ने डेटा दिया हुआ है, रिच कंट्री ने प्लेज किया था कि भाई हम्म, हम क्लाइमेट फाइनेंस में क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए $100 बिलियन हम पर ईयर डालेंगे। हम्म, उसमें कुछ हुआ हो ना हुआ हो किसी को नहीं पता है, कोई डेटा नहीं है। लेकिन G20 नेशन ने हम्म, 2015 से जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है, ऑयल एंड गैस वाली इंडस्ट्री है, इनको हम्म, सब्सिडी में $3.3 ट्रिलियन दे चुके हैं सब्सिडी में। 100 बिलियन वहां पे आया ही नहीं है अभी तक, लेकिन हम्म, यहाँ पे 3.3 ट्रिलियन की सब्सिडी जा चुकी है। और अभी तो लेटेस्ट में, अभी तो यूएस में तो ऑलरेडी हो चुका है, यस। पंप बेबी पंप, वो शायद टैगलाइन है, राइट? ट्रम्प ट्रम्प ने कहा था, हाँ, हाँ। अपने इनॉग्रल स्पीच में बोला था। और जब वो ट्रम्प का 1.0 था, तो हम्म, वो जो कनाडा से एक पाइपलाइन आती है उससे बहुत हैवी क्रूड आता है जो बहुत हम्म, पोल्यूटिंग होता है, उसको उसने हम्म, ओपन कर दिया था। हाँ, लाओ 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 इस तेल को लाओ, हम लोग यूज ला करेंगे। तेल को ला, एग्जैक्टली। पूरी पूरी लड़ाई तेल की चल रही है अभी, तो आपको पता है अभी क्या चल रहा है। सो इसमें एक चीज फिर इसका निकलता है कि लोगों को इसमें थोड़ा समझना चाहिए कि ये कैपिटलिज्म, वेलफेयर स्टेट और लेफ्ट, ये सब ये सब ना मैनिफेस्टेशंस हैं। जी, रियल गेम इज कि आप, मैं फिर बात घूम के आती है कि आप कितना दिमाग अपना शार्प करते हैं। ओलिगार्क के पास पैसा है और वो उस पैसे को इस्तेमाल करता है, लेकिन और उस दिमाग है। इस्तेमाल आइडिया बनाता है वो। यस, वेलफेयर स्टेट इज एन आइडिया। यस, वो कोई एक आदमी बैठ के सोचता है कि यार इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल किया जाए। असली आदमी वो है, जी, पैसा असली चीज नहीं है। यस, ये बात जो पुअर सेक्शन है वो समझता नहीं है, हाँ, और इसी ना समझी कारण उसको जो डोल मिलता है बस उसमें खुश है वो। उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खप जाती है। यस, और वो जिस खुश दिन है आप उस पीढ़ी ये से, अगर छिल समझ रहा काम। लोगे, गेम समझो आप, कि व्हाई यू आर पुअर, नॉट बिकॉज मनी, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। आप यस, समझते नहीं गेम को। बिल्कुल। बिना पैसे के लोग कैसे गेम करते हैं आप ये सीखिए। तो कोई तो है ना थिंक टैंक। जी हाँ, एग्जैक्टली जो नीरज जी, मैं बता रहा हूँ ना, ये बुक पढ़ने के बाद से मेरा बहुत सारी चीजों से भरोसा उठ गया, जो दिखता है उस पे मैं भरोसा करना बंद कर दिया है। नहीं नहीं, ये एकदम फैक्ट है। आप बैक टेस्टिंग करो, जब भी किसी की आप सोचो तो आपको लगेगा अच्छा ये इसके लिए हुआ था। अच्छा वो आपको पता भी तब चलेगा जब वो नया गेम आ चुका होगा। यस, पता ही नहीं चलेगा, मोस्टली तो पता ही नहीं चलेगा, अब लेकिन अगर मैं एक और बहुत ही रफ एग्जांपल देता हूँ जो एकदम एकदम समझ में आ जाएगा तुरंत। ये मैं बहुत बार इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है समझने में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं संस्कृतिकरण, सेंस्क्रिटाइजेशन, हम्म, कि चीजें पास ऑन होती हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अमीर लोग अब से 50 साल 40 साल पहले जो कपड़े पहनते थे वो बहुत शानदार मिल का बना हुआ कपड़ा, रेशम का बना हुआ कपड़ा, पॉलिस्टर, सुपर फाइन गीजा कॉटन, ये सब पहनते थे। गरीब बेचारा वो मार्किन सूती टाइप का एकदम खराब सा पहनता था। अमीरों ने जब नई चीज ढूंढ ली, अब वो 70 लिया कि लिनन शर्ट पहनने लगे, तो उन्होंने उस शर्ट को इधर पास ऑन कर दिया। आपको ये भ्रम हुआ कि देखो वो हमारे साथ शेयर कर रहा अपनी वेल्थ, हम्म,
वो शेयर नहीं कर रहा है, उसने नई चीज ढूंढ ली इसलिए आपको दे नई दी। चीज होगी, यस। तो ये अच्छा, ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये होती रहती है। आप देखिए, जब देश में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने कार खरीदनी शुरू की 8 लाख 7 लाख वाली, तो ये नहीं कि बहुत इक्वल हो गए हैं। वो जो पहले 8 लाख वाली खरीदते थे, अब वो 25 लाख वाली लेने लगे हैं। इसलिए आप 8 लाख वाली ले पा रहे हो, और 25 लाख वाले रेंज रोवर में चले गए हैं। रेंज रोवर में चले गए, बिल्कुल सही बात। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। चलती रहेगी। इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि यू पुट इन एफर्ट थ्रू ब्रेन। दिमाग के सिवा कुछ नहीं है। अरे यार, यूएस की 4-5 कंपनियां मिलकर पूरी दुनिया को हिलाए पड़े। एंथ्रोपिक को देखो, उसने एक दिन खाली एक मॉडल लॉन्च किया और पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर कंपनियां 10-10% गिर गई। बिल्कुल, नॉलेज इज पावर। तो उस पे लोगों को किताब पढ़ें, ध्यान दें, अपने दिमाग को जोर डालें। मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, रिकमेंड किया आप उसको, सुन लिया है, मन करे तो उसको खरीद के पढ़ भी लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। और नीरज जी, क्या होता है, हम पूरी चीजें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा दर्शकों को कि प्लीज पढ़िए, ये सब किताबें पढ़िए। एग्जैक्टली, हम मतलब 30-40-50 मिनट में हमने आपको समरी बता दी कि आपकी दिलचस्पी जग जाए और आप चीजों को और डीप समझना चाहते हो, तो फिर आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो होपफुली लोग पढ़ेंगे। तो मिस्टर जॉर्ज और पीटर, यार जॉर्ज जी का आगे वाला नाम तो मुझे पढ़ने नहीं आ रहा कि क्या लिख, मॉनबियोट जी, और पीटर हटसन जी। तो दोनों लोगों को शुक्रिया, और रजा साहब को बहुत शुक्रिया कि ये किताब ढूंढ के जो आप लेके आते हो ना, मजेदार, बहुत ही शुक्रिया। और लोग भी आपके बहुत फैन होते जा रहे हैं, और ग्लोबल। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के बाहर भी इस किताब को लोग सुनते हैं, इस शो को देखते हैं लोग। तो थैंक यू सो मच। अब अगले बार हम लोग किसी और एक नई किताब के साथ आपके साथ आएंगे। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।